जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द्विज कंसेप्ट में। तो हम पढ़ रहे थे हमारे अतीत, जिसमें हम 6 क्लास के NCERT पढ़ रहे थे। तो आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? अगर कोई प्रॉब्लम हो, किसी तरह की समस्या हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमने आपको इसके पहले बताया कि कैसे जन से बना जनपद और जनपद से बना महाजनपद। हमने सारी परिस्थितियों को इसके पहले की क्लास में कवर कर लिया था। तो आप अपनी किताब को देखते हुए आगे चलिए। हम आपको बताते हैं कि अगला इसी अध्याय में आगे क्या होता है, आगे की कहानी क्या है। इसके पहले आप अपनी किताब को देख लीजिए। हम पढ़ रहे थे इतिहास। देखिए, हम पढ़ रहे थे राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। हमने आपको इसमें बहुत सी चीजों को हम डिस्कस कर चुके थे पहले ही। तो आज हम जानेंगे मगध और वज्जी के बारे में, जो 16 महाजनपदों में से कुछ महत्वपूर्ण जनपद थे जिनकी हम चर्चा करेंगे। हम ये जानेंगे कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां पैदा हो गई जिससे मगध एक महत्वपूर्ण और ताकतवर साम्राज्य में बदल गया। अभी तो ये महाजनपद ही है। तो हम आज आपको बताएंगे कि ऐसा सिंहासन जो बनाया किसने? मगध के शुरुआती राजाओं ने, जिन्होंने एक ऐसी परिस्थिति का लाभ उठाया जिससे क्या हुआ, एक महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र बनने को अपने आप तैयार हो गया। धीरे धीरे शक्तियां बढ़ती गईं और आगे चलकर इसी सिंहासन पर विराजमान होते हैं मौर्य साम्राज्य के राजा चंद्रगुप्त मौर्य। और फिर आगे अशोक इस पे जब बैठेंगे तो शक्ति अपनी पराकाष्ठा तक पहुंच जाएगी। तो चलिए आज हम देखते हैं कि कौन थे वो 2 शासक जिनका इसमें वर्णन किया गया है आपकी अध्याय में। और हम अपनी पूरी सीमा में रहते हुए आपको बताएंगे कि जितना इस किताब या इस अध्याय में बताया गया है हम उतना ही डिस्कस करेंगे। इसके आगे पढ़ने के लिए हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा जब हम 12th क्लास की NCERT पर आएंगे। तो चलिए देखते हैं और पढ़ते हैं। इसके पहले आप अपनी किताब को देख लीजिए। ये आपकी ही बुक है। हम इस पर पूरी चर्चा कर चुके हैं। तो चलिए चलते हैं आगे और चर्चा करते हैं। महाजनपद। सोलह महाजनपद हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कुछ के बारे में, जिसमें इस किताब में जिसकी चर्चा है। मगध और वज्जी। जो उस समय क्या हुआ, धीरे धीरे हमने आपको बताया ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल बढ़ा आगे, जनपद बनने लगे। अब शहरों का एक तरीके से प्रादुर्भाव होना शुरू हो गया था, जिसमें कुछ जनपद ताकतवर हो गए थे, छोटे छोटे जन मिलकर महाजनपद बन गए। और अब क्या हुआ, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं जिनको आप देख लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि मगध की क्या ऐसी परिस्थितियां बन गई। एक तो मगध है, अंग है, वज्जी, कोसल और अवंती। हम सबकी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ये परिस्थितियां बतानी जरूरी है कि ऐसा क्या हुआ कि मगध में एक ऐसी घटना घटने लगी एक के बाद एक, जिससे कि ताकत बढ़ने लग गई। तो देखिए यहाँ पर क्या है मगध में, आप इसकी स्थिति देखिए। और आज थोड़ा अपनी पढ़ाई को अलग तरीके से पढ़ने की कोशिश कीजिए। हम मैप पे कैसे पढ़ सकते हैं इतिहास, आज हम आपको बताएंगे कि हमें इसी पर पूरी जानकारी इकट्ठी कर लेनी है। और जब हम रिवीजन करेंगे तो हमें सिर्फ इसी नक्शे से सब कुछ याद आ जाएगा।
तो चलिए हम देखते हैं मगध की भौगोलिक परिस्थितियां कौन सी थी। देखिए, एक तो हो गया जल, जंगल और जमीन। ये भौगोलिक कारण हो गए। हम आपको अलग से भी लिखकर दे देंगे अभी, पर अभी फिलहाल इस मैप पर चर्चा करिए, इस पर ध्यान दीजिए। देखिए, जल, जंगल और जमीन, मतलब भूगोल ने, हमने आपसे कहा था कि इतिहास बनाने में सबसे बड़ा हाथ भूगोल का होता है। अगर वही उचित परिस्थितियां ना दे तो इतिहास बनना आसान काम नहीं होगा। फिर क्या है? जल, मतलब कौन कौन सी नदियां हैं। देखिए, मगध से होती है एक तो गंगा, गंगा नदी और सोन। ये नदियां मगध के पास से होकर गुजरती हैं, जिससे क्या होता है, एक तरीके से सुरक्षा की दृष्टि से भी और वाणिज्य और व्यापार की भी दृष्टि से ये नदियां एक महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था बनाने में बहुत ही मदद करती हैं, जिससे क्या होगा कि मगध को प्राकृतिक रूप से सुरक्षा मिलेगी। कैसे? एक तरफ तो नदी हो गई, दूसरी तरफ पर्वत, पर्वत है, राजमहल की पहाड़ियां हैं, ये है। इससे क्या हुआ, एक तरीके की सुरक्षा बन गई प्राकृतिक रूप से। तो मगध हो गया सुरक्षित, एक महाजनपद का साम्राज्य में परिवर्तन। अभी साम्राज्य की चर्चा नहीं होगी, वो तो आने वाले अध्याय में होगी। लेकिन देखिए, अब जंगल ने क्या दिया? जंगल ने दिया हाथी और लकड़ी। यहाँ के जो जंगल थे बहुत ही घने, और हमने आपको बताया लोहे का आविष्कार हो चुका है। अब क्या होगा? अब लोहे का प्रयोग हथियार के रूप में भी किया जाएगा और पेड़ों को काटने के लिए कुल्हाड़ी के रूप में भी किया जाएगा। क्यों? क्योंकि कृषि करनी है, तो उसके लिए जंगल साफ किए जाएंगे। तो जंगल से जो लकड़ियां प्राप्त होती थी, उससे क्या होता था, हमने आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि राजधानी को सुरक्षित करने के लिए उसे किले बनाने पड़े और चारों तरफ से एक अच्छी मजबूत दीवार भी उठानी पड़ी। तो लकड़ियों का प्रयोग इसी के काम पे आने लगा। अब घर बनाने के लिए, किला बनाने के लिए, महल बनाने के लिए लकड़ियों का प्रयोग किया जाने लगा। ये बात हुई। और दूसरी थी हाथी। हाथियों ने मगध की सेना को ताकतवर बनाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। इन हाथियों ने, जिसका कि आप अपने चैप्टर में पढ़ेंगे भी, इन्होंने बहुत ही सेना को और ताकतवर बना दिया। तो इससे क्या हुआ, मगध को फायदा हुआ। और दूसरी बात, जमीन, जमीन ने क्या दिया? लौह अयस्क, लौह अयस्क। छोटा नागपुर का पठार अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा ये क्षेत्र भी मगध छूता था, तो उसके अंदर जो लौह अयस्क थे उनका भी उन्हें ज्ञान हो गया था। तो अब वहां से पर्याप्त मात्रा में लोहे का उत्पादन हो सकता था, जिससे सेना भी ताकतवर बन गई और कृषि भी ताकतवर बन गई। दोनों चीजें, यानी कि एक तरफ व्यापार और दूसरी तरफ सेना, दोनों ने मिलकर के सिंहासन को मजबूती प्रदान की। लेकिन अगर सिंहासन पर कोई ताकतवर राजा ना बैठे तो वो तो बेकार हो जाएगी परिस्थितियां। और हमने आपको बताया कि महाजनपद काल में क्या होता था कि जो ये जनपद है, महाजनपद, ये एक दूसरे पर आक्रमण भी करते थे। तो जिससे क्या होता था, उन्हें अपनी सुरक्षा पर ध्यान भी देना पड़ता था और एक दूसरे पर आक्रमण करके उनकी जो जमीन थी उसे अपने में मिला लेते थे। हमने आपको बताया इसके पहले भूमि का ऋग्वैदिक काल में ज्यादा उपयोग नहीं होता था, वो कीमती नहीं थी, उपयोगी नहीं थी। और लेकिन अब क्या हो गया, भूमि उपयोगी होने लगी, वो एक तरीके से शक्ति का केंद्र होने लगी। अगर जमीन ज्यादा से ज्यादा मिलेगी तभी राजा
शासन कर सकेंगे। तो अब इस पे आपने देख लिया भौगोलिक कारण, देखा आपने भूगोल ने क्या दिया मगध को। अब चलते हैं, थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं। इस चैप्टर में तो नहीं दिया है लेकिन आपको कनेक्ट करने के लिए थोड़ा बता देते हैं। इसमें जो बात हुई है बिंबिसार की, जो राजा थे बिंबिसार, जो पहले मगध की गद्दी पर बैठे, तो उन्होंने उसे कैसे ताकतवर बनाया। उन्होंने क्या किया, राजा दो काम करते हैं, या तो वो विस्तार तो उन्हें हर हाल में करना है भूगोल का, लेकिन उनके तरीके दूसरे होते हैं। एक तो हो गया आक्रामक तरीका, जिसमें क्या होगा, सीधा आक्रमण करेंगे और जमीन को ले लेंगे, दूसरे राज्य को हड़प लेंगे। दूसरा तरीका हो गया कूटनीतिक, डिप्लोमैटिक। उसमें क्या करते हैं राजा, ज्यादातर तो यही रास्ता अच्छा माना जाता है, जिसमें हम अपनी सेना को क्षति नहीं पहुंचाते, हमारी सेना मजबूत बनी रहती है। वैवाहिक संबंधों के माध्यम से बिंबिसार ने क्या किया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया। कैसे किया, उस वक्त महाजनपद की जो ये श्रृंखला आप देख रहे हैं, उसमें मगध इतना मजबूत नहीं था जितना कि वो बनने लगा धीरे धीरे। अब देखिए, अंग से बिंबिसार की मगध की नहीं बनती थी, क्योंकि अंग के राजा ने मगध के यानी बिंबिसार के पिता को हरा दिया था युद्ध में। तो एक तरीके से ये उनकी शत्रुता चली आ रही थी, तो इनकी इनसे बनती नहीं थी। अब दूसरे ताकतवर जो हुए कौशल और वज्जी। वज्जी की हम चर्चा करेंगे। वज्जी एक अलग तरीके का राज्य था। कौशल, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ के जो शासक थे प्रसेनचित, उनकी बहन चेलना से बिंबिसार ने विवाह कर लिया। तो विवाह संबंधों के माध्यम से, और वज्जी के जो गणतंत्र के जो मुखिया थे उनकी बेटी से इन्होंने विवाह कर लिया। तो क्या हुआ, एक वैवाहिक संबंध में ये क्षेत्र बढ़ गया, उनको ताकत मिली। तो अब इन्हें ऐसा लगने लगा बिंबिसार को कि अब कौशल तो हम पर आक्रमण तो नहीं करेगा, अगर हमें उनकी जमीन नहीं चाहिए, हमें उनका राज्य हड़पना नहीं है, लेकिन एक तरीके से डर कि आक्रमण ना करे, ये तो टल गया इसके माध्यम से। तो अब क्या हुआ, एक राज्य था अवंती, जो कि काफी दूर था, लेकिन अवंती से बिंबिसार ने बहुत अच्छे संबंध बनाए। ऐसा कहते हैं कि अवंती के शासक प्रद्योत को जब बीमार पड़ गए, तो बिंबिसार ने अपने यहाँ से एक तरीके से चिकित्सक को वहां भेजा था, जिससे क्या हुआ कि उनमें एक संबंध कूटनीतिक स्थापित रहा। तो एक मन में भावना रही कि हमें युद्ध नहीं करेंगे, हम मित्र हैं, ये आप समझिए। फिर कौशल, मगध ने कौशल को बना लिया, अंग से दुश्मनी थी, और वज्जी वैवाहिक संबंधों में ये बन गया। तो बिंबिसार ने विवाह के माध्यम से ताकत को, अपनी शक्ति को विस्तार किया। और राज्य को पाना, जितना हमने कहा था ना कि हमारे पूर्वज क्या करते हैं, हमें उनके जो हमारे लिए वो करके जाते हैं, हमें उसे भूलना नहीं चाहिए। वो हमें जिन भी चीज़ों को बना कर दें, हम क्या करते हैं, अगर हम उसका विस्तार तो ना कर सके, लेकिन उतना हम अगर बना कर रखें तो ये भी बड़ी बात होती है। लेकिन आगे चलकर क्या होता है, बिंबिसार को का जो बेटा होता है अजातशत्रु, जिसमें आपकी इस अध्याय में उसका नाम है उन राजा का, अजातशत्रु की क्या समस्या हो गई, वो इतने ज्यादा आतुर हो गए सिंहासन पर बैठने के लिए कि उन्हें अपने पिता बिंबिसार को कारावास में डालना भी अनुचित नहीं लगा। और वो ऐसा कहते हैं कि बिंबिसार की मृत्यु का कारण भी अजातशत्रु ही थे। अजातशत्रु, जिसका मतलब है कि जिसका कोई शत्रु ना हो, उसको कहते हैं अजातशत्रु। लेकिन अजातशत्रु अपने नाम के विपरीत थे। उन्होंने इतने शत्रु इकट्ठा कर लिए थे, जिससे क्या हुआ, अब पिता की मृत्यु के बाद माँ जो चेलना, तो उनसे क्या हुआ, उनकी भी मृत्यु हो गई। तो ऐसा हुआ कि बिंबिसार के जो ये कौशल नरेश, इन्होंने सोचा कि ये मृत्यु का कारण अजातशत्रु ही है, तो अब संबंध खटकने लगे। लेकिन आगे चलकर कुछ युद्ध होते हैं, जिसके कारण कौशल नरेश ने अपनी बेटी का विवाह अजातशत्रु से कर दिया, जिससे संबंध फिर से ठीक हो गए एक तरीके से। लेकिन अजातशत्रु की जो नीतियां थी, उसने उसको थोड़ा खराब कर दिया। कैसे, आक्रामक नीतियां थी।
अंग को उन्होंने समेट लिया अपने में, अंग पर आक्रमण किया, उसे मगध में मिला लिया। फिर क्या हुआ, वज्जी गणराज्य। अब क्या है, अब आप यहीं पर देखिए राजधानी, बिंबिसार के टाइम में जो राजधानी थी वो राजगीर हुआ करती थी, जो कि चारों तरफ पर्वतों से घिरी हुई थी, राजमहल की पहाड़ियों से घिरी थी राजगीर। तो लेकिन अब क्या हुआ, इतने शत्रु हो गए, यहाँ राजगीर था, अब देखिए अंग के बिल्कुल करीब था, तो उन्होंने अपनी सुरक्षा के हेतु, अपनी सुरक्षा की दृष्टि से राजधानी को बदलकर पाटलिपुत्र में कर लिया। अब क्या हुआ, सोन और गंगा नदी के संगम पर पाटलिपुत्र एक स्थान है जिसे आधुनिक रूप से पटना के नाम से हम जानते हैं, लेकिन तब जब अजातशत्रु गद्दी पर बैठे तब उसका नाम पाटलिग्राम हुआ करता था, और आगे मौर्य वंशी जब बैठे तो उन्होंने पाटलिपुत्र कर दिया। लेकिन जब ये कहते हैं कि जब राजधानी बन रही थी तो बुद्ध वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने कहा, राजधानी को देखा और कहा कि भविष्य में ये बहुत ही ज्यादा अपना विस्तार करेगा और बहुत बड़े नगरों में इस स्थान का भी नाम होगा। लेकिन इसका कारण, अगर इसका एक तरीके से विनाश होता है या पतन होता है इस नगर का, तो इसके कुछ कारण होंगे, जिसमें उन्होंने बाढ़ को बताया, आग अग्नि को बताया और गृह कलेश को बताया। ये उन्होंने भविष्यवाणी की थी। तब क्या हुआ, अब आगे चल के अजातशत्रु की नीतियों की वजह से धीरे धीरे ये आक्रामक नीतियों की वजह से वज्जी को अपना वो दुश्मन बना बैठे, जिससे आगे चलकर वज्जी से एक युद्ध करना पड़ा। मगध और वज्जी का युद्ध हुआ, जिसमें कहते हैं कि छोटे से हीरे की खान को बहाना बनाकर आक्रमण किया गया। तो वज्जी गणराज्य को समाप्त तो नहीं कर पाए अजातशत्रु, क्यों? क्योंकि उसके बारे में भी आपकी किताब में ही एक कहानी लिखी है, जिसमें कि बुद्ध से पूछा जाता है कि वज्जी को हम अजातशत्रु उनसे पूछवाते हैं किसी के माध्यम से कि हम इस पर आक्रमण तो कर रहे हैं, लेकिन हमें विजय प्राप्त होगी कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि जैसा कि स्वरूप है वज्जी का, वो कैसा है, गणतंत्रात्मक, मतलब जिसमें कि कई राजा हैं छोटे छोटे, और वो सभी मिलकर निर्णय लेते हैं। किसी एक राजा का निर्णय वहां मान्य नहीं होता, सभी मिलकर चर्चा करते हैं और समस्या का निदान करते हैं। महिलाएं भी शामिल होती हैं उसमें, और महिलाओं का भी वहां सम्मान किया जाता है। तो ऐसा बुद्ध ने उत्तर भी दिया कि जब तक ऐसा चलता रहेगा वज्जी को आप समाप्त नहीं कर सकते। फिर आगे चलकर कहते हैं कि बहुत आगे चलकर वज्जी पर मगध साम्राज्य में वज्जी को मिलाया जा सका। तो आपको मैंने बताया मगध की परिस्थितियां और वज्जी की परिस्थितियां, दोनों की आपको मैंने कहानी बताई, जिससे आपने देखा कि कैसे आप चाहें तो अब इसे अलग से लिख सकते हैं अगर आपको लिखना हो तो। बाकी इसमें कुछ ऐसा था नहीं। तो मैंने आपको मैप में लिखना इसलिए बताया ताकि मैप देख करके हमें पूरी कहानी याद आ जाए एक तरीके से। तो पूरी कहानी याद आ जाती है तो हमें लिखना आसान हो जाता है। या तो आप यहीं पर इसे नोट्स बना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इन 16 महाजनपदों को आपने देखा मगध की स्थितियां मैंने आपसे डिस्कस की, कैसे अब आगे चलकर इसी गद्दी पर बड़े बड़े शासक विराजमान होते हैं। लेकिन एक चर्चा और यहाँ पर क्या है कि जब आगे चलकर इस पर महापद्मनंद विराजमान होते हैं, आगे धनानंद बैठते हैं, और अभी क्या होता है कि इसी बीच सिकंदर का आक्रमण होता है, जो कि ग्रीस से होते हुए कुछ भूखंडों को जीतते हुए आगे बढ़ रहे थे। आगे व्यास नदी का तट पड़ा और वहां से उनकी सेना ने मना कर दिया कि हम आगे नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि आगे मगध साम्राज्य भी है, तो हम उससे नहीं जीत पाएंगे, उनकी सेना बहुत ताकतवर है, हम उससे नहीं जीत पाएंगे। तो सिकंदर वहीं से वापस चले गए मगध की शक्ति को देखकर। तो अगर उस वक्त मगध शक्तिशाली नहीं होता तो क्या होता, आक्रमण हो जाता। मैंने आपको अपनी सैर सपाटा की सीरीज में बताया है कि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां जो हैं वो एक तरीके से प्रहरी का
कार्य करती थी, सैनिकों का कार्य करती थी। उनको पार कर पाना इतना आसान नहीं होता था किसी के लिए भी, सिकंदर के लिए भी नहीं हुआ। लेकिन उस वक्त चाणक्य वहीं गांधार में वहीं तक्षशिला में वो वहीं पर विराजमान थे। वहीं उन्होंने देखा और आगे चलकर वहां के तो शासक को उन्होंने अच्छी राय दे दी कि सिकंदर से हमें खतरा है। लेकिन आगे चलकर जब वो फिर मगध आते हैं और देखते हैं कि नंदवंशी जो राजा हैं उनको कोई चिंता ही नहीं है मगध की, उन पर आक्रमण होने वाला है, वो यहाँ अपने जो है एक तरीके से अलग ही दुनिया बनाकर बैठे हैं, राजसी जीवन का आनंद ले रहे हैं। तो उन्होंने ये सोचा, ये भोग विलास की जो उनकी पद्धति है उसका कहीं अंत ही नहीं हो रहा है, उन्हें खबर ही नहीं है आक्रमण की। तब उन्होंने आगे चंद्रगुप्त को तैयार किया और इसी प्रक्रिया में जो है भगत धनानंद ने उन्हें अपमानित भी कर दिया था चाणक्य को, जिसके कारण चाणक्य ने सोचा कि ऐसे राजा को गद्दी से उतारना भी बहुत जरूरी है। और इसके पहले भी क्या होता है, बिंबिसार की हत्या या मृत्यु का कारण मैं कहूं, जिसने उनके बेटे अजातशत्रु ने किया। अजातशत्रु के साथ भी ऐसा ही हुआ, उसके भी बेटे ने उसकी हत्या करवा दी, उसे कारावास में बंद करवा दिया। तो ये लगातार जब पुत्र द्वारा पिता की मृत्यु का कारण जब राजा बन रहे थे तो वहाँ की जनता में एक तरीके से रोष फैल गया। उन्होंने सोचा कि जब हमें ऐसा राजा नहीं चाहिए जो अपने ही पिता को मार दे, तो हमें अस्थिरता नहीं चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि अवंती उस वक्त ताकतवर होता जा रहा था। और अवंती को आप देखिए, अवंती की जो परिस्थितियां हैं वो भी लगभग मगध की तरह ही है। क्यों? क्योंकि ये भी एक तरीके से विंध्यन रेंज जो पहाड़ियां हैं उनका इसे भी सुरक्षा प्राप्त होती है, मालवा के पठार पर स्थित है। यहाँ पर भी क्या है, यहाँ भी एक तरीके से लॉ अयस्क का भंडार है, थोड़ी थोड़ी परिस्थितियां मिलती हैं। तो जब तक भूगोल सपोर्ट ना करे तो कोई भी समाज, आप अर्थव्यवस्था तो विकसित हो ही नहीं सकती। यही चीजें दोनों में मिल रही थी। तो उस वक्त ये दो राज्य ताकतवर हो गए, लेकिन मगध पर धीरे धीरे वंश एक एक वंश करके गद्दी पर विराजमान होते गए और आगे चल के मौर्य साम्राज्य का प्रादुर्भाव हुआ। तो आपने आज पढ़ा, ये चैप्टर भी आज खत्म हो गया, ज्यादा कुछ बाकी नहीं था। तो आपने देखा कि मैंने आपको क्या क्या बताया मगध। अब आप चाहें तो बहुत बढ़िया आंसर लिख सकते हैं अपना, और बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी मैंने आपको अभी तक बताया पिछले चैप्टर्स में, उसमें कहीं भी आपको रटने की तो ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि हमको अपनी बीती हुई कहानियों को समझना है और एक दूसरे को कनेक्ट करके अपने दिमाग में एक चित्र बनाना है, जिससे क्या होगा कि आप बैठे बैठे ही रिवीजन कर लेंगे। कोई भी प्रश्न हो आप उसका जवाब आसानी से दे लेंगे और आगे चलकर आप आने वाले प्रश्नों को प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं। तो रटना मना है, ये हमेशा ध्यान रखिए। रटने से क्या होता है ना कि हमारा दिमाग काम नहीं करता, भले हमारे नंबर ज़्यादा आ जाएं, लेकिन हम विवेक से हम कोई भी निर्णय नहीं ले सकते और सोचने की जो क्षमता है उस पर रोक लग जाती है। तो इससे क्या होता है कि धीरे धीरे हमारी जो एक एजुकेशनल जो शिक्षा की प्रणाली है वही खराब हो जाती है। तो अभी अगर आप 6th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप देखेंगे कि क्या है कि अभी से इतिहास में एक रुचि आप बना लीजिए। तो आगे चलकर अगर आपका कुछ भी मन करता है तो आप कुछ नहीं तो अपने देश के बारे में जानने में क्या बुराई है, आप ही बताइए। आप जहां भी बैठेंगे अच्छी चर्चाओं में भाग ले सकते हैं। तो अब मैंने आपको बताया, आपने देखा, अगर कोई चीज़ आपको समझ में ना आ रही हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आप अब जब अगला अध्याय हमारा आता है वहाँ हम मिलेंगे किससे? बुद्ध से, गौतम बुद्ध से। और आप देखेंगे कि जहां आपने बिंबिसार को देखा, जहां एक राजा का जो एक तरीके से उनका राजा का जो शासन है, किसी भी शासक का जो शासन है वो एक भौगोलिक सीमा से बंधा होता है, लेकिन एक ज्ञानी व्यक्ति का, एक सन्यासी व्यक्ति का, एक बुद्ध व्यक्ति का जो राज्य होता है वो भौगोलिक सीमाओं से बांधा नहीं जा सकता। इसीलिए बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा गया, एशिया का ज्योतिपुंज कहा गया, और उनको भारत की सीमाओं से बांधा ही नहीं जा सका। और आज भी बहुत आप देखेंगे चीन में, जापान में और बहुत सारी कंट्रीज में बुद्ध
यानी कि बौद्ध धर्म को माना जाता है और आज भी बुद्ध उतने ही प्रासंगिक हैं। आप देखेंगे कि इन्हीं शहरों में, अब ये शहर बन गए ना, इन्हीं शहरों में एक नया धर्म जन्म लेता है, जिसको हम देखेंगे अपने आने वाले अध्याय में। तो आप पढ़ते रहिए, और अगर आपको लगा हो कि आपकी जानकारी में थोड़ी वृद्धि हो रही हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, क्योंकि ये बहुत ही लंबी पढ़ाई है और आपके हमेशा काम आएगी, जब अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी और नहीं है तो भी। इसमें कोई समस्या नहीं है अपने बारे में जानने के लिए। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।